नमस्कार। मिथिला इतिहास संस्थान के सचिव संवाद में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस श्रृंखला की अर्थात इतिहास लेखन या इतिहास अध्ययन श्रृंखला की अंतिम कड़ी के तौर पर आज हम आपके सामने मुखातिब हैं और विषय है भारतीय इतिहास लेखन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन भारतीय इतिहास अध्ययन की मुख्य राष्ट्रीय धारा है, जिसमें नित्य नए अध्याय इस प्रकार जुड़ते जा रहे हैं कि इन्हें एक आध घंटे के व्याख्यान में समेटा नहीं जा सकता। फिर भी हमारी कोशिश होगी कि हम भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन, जो एक तरह से एक आंदोलन के रूप में चल रहा है और हमारी यह राष्ट्रीय मुख्य धारा है इतिहास लेखन की, इसे समेटने की कोशिश हम करें। और इसीलिए मात्र प्रथम श्रेणी के मार्क्सवादी इतिहासकारों के इतिहास लेखन के कतिपय अध्ययनों के आधार पर ही मैं आज अपने व्याख्यान को केंद्रित करने की कोशिश करूंगा। सभी मार्क्सवादी इतिहासकार वैचारिक स्तर पर भले ही मार्क्सवादी न हो, किंतु उन्होंने कमोबेश ऐतिहासिक परिघटनाओं को जानने समझने की एक पद्धति के रूप में भारतीय इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के रूप में अपनाया। उनकी व्याख्या मार्क्स के ऐतिहासिक दर्शन, विशेषकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से उद्भूत हुई। किंतु प्रारंभिक मार्क्सवादी भारतीय इतिहास लेखन को छोड़कर डी कौशाम्बी के बाद यह मार्क्सवादी संकीर्णतावाद से बंधा नहीं रहा और भारतीय परिस्थिति के अनुरूप भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के अनुरूप भारतीय इतिहास लेखन को मार्क्सवादी व्याख्या की धार से लैस किया। उन्होंने उत्पादन संबंधों के आधार पर भारतीय इतिहास को आधारित किया है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के विपरीत मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने अभिजन साहित्यिक स्रोत पर निर्भर न रहकर पुरातात्विक और नृतात्विक स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास को गढ़ने की कोशिश की है। स्रोतों के लिहाज से भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकारों की यह प्रमुख विशेषता है कि वे हर संभव उपलब्ध हो सकने वाले स्रोतों की गहन खोज और उनकी आलोचनात्मक प्रविधि से पड़ताल के उपरांत ही भारतीय अतीत के किसी भी पक्ष की यथार्थ तस्वीर तैयार करने का प्रयास करते हैं। भारतीय इतिहास की व्याख्या में कहीं भी मार्क्सवादी कठमुल्लापन दृष्टिगोचर नहीं होता है और न ही किसी प्रकार की पक्षधरता या संकीर्णता ही नजर आती है। वास्तव में भारतीय इतिहास लेखन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण
प्रगतिशील वैज्ञानिक सोच के साथ भारत के अतीत की वस्तुपरक भौतिक व्याख्या है, जो भारत के भव्य साझी संस्कृति एवं साझे इतिहास का अनावरण करती है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने भारतीय इतिहास में कई नवीन प्रक्रिया और परिघटनाओं एवं व्याख्या को निरूपित किया, जिसकी भित्ति पर भारतीय इतिहास ही नहीं अपितु भारतीय राष्ट्रवाद भी एक निश्चित पहचान के साथ खड़ा है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन मानी जा सकती है भारतीय संस्कृति का संश्लेषणात्मक एवं समन्वयात्मक स्वरूप विवेचन, जो भारत राष्ट्र की आधारशिला है। फिर भारतीय इतिहास की निरंतरता एवं परिवर्तनशीलता की अवधारणा एक ही साथ उपनिवेशवादी एवं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को हाशिए पर डाल देता है। भारतीय इतिहास में पूर्व मध्यकाल और सामंतवाद मार्क्सवादी इतिहास लेखन की मौलिक खोज है, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास का पारंपरिक स्वरूप ही बदल दिया। पुनः मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने मध्यकाल को अनावृत कर भारतीय इतिहास की गतिशील निरंतरता के साथ परिवर्तनशीलता को सिद्ध किया, जिसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अंधकार युग मानकर हाशिए पर डाल दिया था। यह कितनी विडंबना की बात है कि जिस मध्यकालीन सनातनी और गैर सनातनी भक्ति आंदोलन तथा सूफी परंपरा को सामाजिक धार्मिक समरसता एवं समन्वय का प्रतीक माना जाता है, जिस मध्यकालीन वास्तुकला की भव्यता एवं ऐश्वर्य पर हम गर्व करते हैं और जिस मुगलकालीन सोने की चिड़िया को अंग्रेज़ों के द्वारा गला घोट देने की बात करते हैं, उस मध्यकालीन भारत से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन आंखें फेर लेता है। दरअसल मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने भारतीय इतिहास को समग्रता, पूर्णता एवं जीवंतता प्रदान किया है, जिससे सही सोच वाला प्रत्येक भारतवासी साझापन, आत्मीयता, जुड़ाव और लगाव महसूस करता है। आज के व्याख्यान के प्रथम भाग में हम भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन के कतिपय शीर्षस्थ इतिहासकारों के प्रमुख अध्ययनों की चर्चा करेंगे, ताकि भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन की दशा दिशा एवं प्रमुख लक्षणों की बेहतर समझ विकसित हो सके। शुरुआत हम डी कौशाम्बी से करेंगे। सही अर्थों में भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन का उद्घाटन बहुमुखी प्रतिभा के धनी दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी ने किया, जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती मार्क्सवादी संकीर्णतावाद से ग्रस्त ऐसे डांगे, हुसैनी आदि साम्यवादी नेताओं के इतिहास लेखन से परे मार्क्सवादी इतिहास लेखन की उस प्रगतिशील परंपरा की शुरुआत की, जो आज भी भारतीय इतिहास लेखन की राष्ट्रीय मुख्यधारा बना हुआ है। उनकी विशाल रचना संसार में हम केवल 3 कृतियों पर विचार करेंगे, जिन्होंने भारतीय इतिहास लेखन के क्षेत्र में क्रांति पैदा कर दी। वे पुस्तकें हैं एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर, द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन और मीथ एंड रियलिटी स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की एक प्रमुख समस्या अभिलेखों और सटीक कालक्रम का अभाव रहा है। कौशाम्बी के अनुसार इसी कारणवश प्राचीन यूरोपीय परंपरा में इतिहास लेखन की प्रत्यक्ष प्रविधि को भारतीय संदर्भ में अपनाना निरर्थक है, किंतु हम यह जान सकते हैं कि उन अत्यंत प्राचीन कालखंडों में जिनके साक्ष्यों का ठोस रूप उपलब्ध नहीं है, लोग किस प्रकार
जीवन यापन करते थे। मनुष्य प्रागैतिहासिक काल से ही विभिन्न प्रकार के औजारों और हथियारों का प्रयोग और उनका परिष्कार करते हुए उस उद्देश्य को प्राप्त करता है जिससे वह प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपभोग कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। कौशाम्बी का मानना है कि जब कभी उसके औजारों या भौतिक उत्पादन के साधनों की मात्रा या गुणवत्ता में परिवर्तन एवं स्तरोन्नयन हुआ होगा तो निसंदेह उसकी जीवन शैली में बदलाव आया होगा। यह परिवर्तन ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक है। कौशाम्बी के अनुसार भौतिक उत्पादन के साधन सामाजिक संगठनों को निर्धारित करते हैं जो उनसे अधिक उन्नत नहीं हो सकते। मानव जीवन का यह यथार्थ अर्थात जीवन और उपलब्ध उत्पादन के साधनों के बीच यह आंतरिक संबंध जिसके अंतर्गत जीवन उन साधनों की गति एवं स्तर के अनुरूप विकसित होता है, इतिहास की विषय वस्तु और पद्धति की आधारशिला है। इतिहास की इस भौतिकवादी व्याख्या के अनुरूप कौशाम्बी द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इतिहास उत्पादन के साधनों तथा संबंधों के क्रमिक विकास की कालक्रम व्यवस्था के अनुसार प्रस्तुति है। आगे कौशाम्बी कहते हैं कि यह निश्चित रूप से अब तक ज्ञात एकमात्र ऐसी परिभाषा है जो सामान्यतः प्रागैतिहासिक के रूप में विदित पूर्व साक्षर इतिहास के प्रति युक्तिसंगत दृष्टिकोण अपनाने का अवसर देती है। इतिहास की इस मार्क्सवादी परिभाषा और व्याख्या के आधार पर कौशाम्बी ने प्राचीन भारतीय इतिहास की रचना की। प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोतगत समस्या के समाधान के लिए कौशाम्बी ने तुलनात्मक पद्धति अपनाया जिसमें उन्होंने पड़ताल की अंतर विषयक अथवा अंतर अनुशासनात्मक तकनीकों का प्रयोग किया। उन्होंने पाया कि भारत में निर्जीव अतीत के अब तक उपलब्ध साक्ष्य अर्थात पुरावशेष विशाल परिमाण में विद्यमान हैं, अर्थात स्मारकों, समाधियों एवं उनके अंदर रखी वस्तुओं, उत्पादन के उपकरणों, घरेलू प्रयोग की वस्तुओं एवं बर्तनों, बलिवेदी के शिलाखंडों, गुफाओं तथा चट्टान के अंदर स्थित आश्रय स्थलों, अलंकरण की वस्तुओं आदि पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। कौशाम्बी ने प्राचीन समुदायों के साथ साथ आधुनिक भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक कार्य व्यवहार के पुरातन अवशेषों की पड़ताल के साथ साथ प्राचीन मानव समुदायों की जीवन पद्धतियों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। नृतात्विक अध्ययन यह प्रमाणित करते हैं कि कई सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विश्वासों तथा परंपराओं की जड़ें पिछली कई सहस्त्राब्दियों में फैली हुई हैं। इस प्रकार कौशाम्बी प्राचीन भारत के इतिहास की पुनः रचना में पुरातत्व और अंतर अनुशासनात्मक पद्धति का सहारा लेकर ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति को उन्होंने नई दिशा दी। कौशाम्बी संस्कृत के भी मर्मज्ञ ज्ञाता थे। उन्होंने संस्कृत की शब्दोत्पत्ति एवं व्युत्पत्ति के आधार पर वैदिक काल की सामाजिक पृष्ठभूमि का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया। वैदिक ग्रंथों में अनार्य शब्दों के समावेश के आधार पर कौशाम्बी ने यह संभावना व्यक्त की कि ब्राह्मणों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अंतर्गत अनार्यों को भी निश्चित रूप से स्थान मिला होगा और इसलिए भारत मूल गोत्रों में आर्य और अनार्य दोनों पृष्ठभूमियों वाले याजक कुलपति रहे होंगे। उन्होंने भाषा विज्ञान के आधार पर हिट्टाइट के खत्ती, संस्कृत के क्षत्रिय और पाली के खत्तियों को परस्पर पर्याय माना।
कौशाम्बी ने मैक्रोलिथिक स्थलों का विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण किया और आहत सिक्कों का उपयोग स्रोत के रूप में किया। नितत्वशास्त्रीय और मानव विज्ञान संबंधी आधारभूत शोध स्रोत सामग्रियों का उपयोग करके कौशाम्बी ने सांस्कृतिक उत्तरजीविता की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन किया। कौशाम्बी के अनुसार भारत के अतीत को जानने का एक महत्वपूर्ण सूत्र जनजाति से जाति की ओर संक्रमण की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत लघु स्थानीय समूह एक सामान्यकृत समाज में परिणत हो गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संक्रमण बहुत हद तक विभिन्न क्षेत्रों में हल से खेती के प्रारंभ के परिणाम स्वरूप हुआ, जिसने पूरी उत्पादन प्रणाली को बदल दिया। हल द्वारा खेती ने स्थानीय समुदायों या पंथों अथवा जनों के ब्राह्मणवादी परंपरा में अंतर्लयन की स्थिति उत्पन्न की, जिसके फलस्वरूप अंततः स्थानीय लोकधाराओं का संस्कृतिकरण हुआ। कौशाम्बी का मानना था कि प्राचीन संस्कृतियों के किसी भी अध्ययन के लिए मिथकों की व्याख्या अनिवार्य है। उनका यह विश्वास था कि अधिकांश समाज अपनी उत्पत्ति में बहुत हद तक मातृसत्तात्मक थे, किंतु उनमें से अनेक ने पितृसत्तात्मकता को अपना लिया और इसलिए कई मिथक एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली की ओर संक्रमण की स्थिति को संकेतित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में उनके विचारों से हालांकि सहमत नहीं हुआ जा सकता, परंतु उनका यह विचारणीय है कि जनजाति से जाति की ओर संक्रमण का सबसे पहला साक्ष्य सिंधु घाटी में दृष्टिगोचर हुआ। सिंधव सभ्यता के संबंध में जितना ही अधिक वे भ्रांतियों के शिकार थे, उतना ही अधिक सटीक विवरण उन्होंने आर्यों की विजय का दिया है। उनके अनुसार आर्य भाषा भाषी लोग सर्वप्रथम पश्चिमी भारत के उन्हीं क्षेत्रों में बसे जो सिंधव सभ्यता का प्रसार क्षेत्र था। फिर धीरे धीरे वे गंगा की घाटी में फैल गए। लौह उपकरणों के रूप में अधिक परिष्कृत प्रौद्योगिकी तथा घोड़ों के प्रयोग आर्य भाषा भाषी जनों के द्वारा वर्चस्व की स्थापना के प्रमुख कारक थे। कौशाम्बी के अनुसार द्विभाषिकता का प्रमाण आर्यों तथा स्थानीय समुदायों के दीर्घकालिक सह-अस्तित्व का संकेत देते हैं। कौशाम्बी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जब गंगा की घाटी में हल द्वारा खेती और लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत हुई तो उसके परिणाम स्वरूप उद्योग, शिल्प, व्यापार वाणिज्य और अंततः अनेक नगरीय केंद्रों तथा जाति के स्पष्ट रूपों का विस्तार हुआ। कौशाम्बी ने जैन तथा बौद्ध धर्मों के उत्थान पर भी गंभीरता से विचार किया। उनके अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक धार्मिक समुदायों का एक साथ उदय किसी प्रकार की सामाजिक आवश्यकता का संकेत देते हैं, जिसके अनुसार पुराने धार्मिक मतों या विचारों की संगति परिवर्तित सामाजिक आर्थिक जीवन से नहीं बैठती थी। उनका मानना था कि जैन एवं बौद्ध धर्मों के उदय की आर्थिक व्याख्या में प्रौद्योगिकी संबंधी परिवर्तन, गहपति एवं श्रेष्ठी वर्ग श्रेणियों की धन संपन्नता और नगरीय जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता शांति एवं अहिंसा की थी, जो केवल सार्वभौमिक राजसत्ता और धर्मसत्ता के सहयोग एवं समर्थन से ही पूरी की जा सकती थी। अहिंसा और शांति के आर्थिक आधार कौशाम्बी के अनुसार जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय के प्रमुख कारण थे, जो राजकीय संरक्षण और संपन्न वर्ग के आर्थिक सहयोग के बल पर शीघ्र ही लोकप्रिय हो गए। वस्तुतः कौशाम्बी ने प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन में न केवल आर्थिक व्याख्या की पद्धति का उद्घाटन किया,
बल्कि इतिहास अध्ययन की अनंत संभावनाओं का दरवाज़ा भी खोला। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मार्क्सवाद के यांत्रिक या अनुकरण द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास की व्याख्या पूरी तरह संभव नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की अवधारणा को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया और प्राचीन भारतीय इतिहास को गतिशील माना। उन्होंने भारतीय इतिहास में सामंतवाद को भी परिलक्षित किया और फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो के विचार का प्रतिपादन किया। हम उनकी अनेक मान्यताओं और निष्कर्षों से सहमत नहीं भी हो सकते हैं, किंतु यह निर्विवाद है कि द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद पर आधारित कौशाम्बी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण विभिन्न स्रोतों का सही विवेचन करने की उनकी क्षमता और चिंतन की मौलिकता से उत्पन्न हुआ था। वस्तुतः कौशाम्बी ने भारतीय इतिहास लेखन के उस दृष्टिकोण का शिलान्यास किया जिस पर मार्क्सवादी इतिहास अध्ययन की विशाल एवं भव्य अट्टालिका खड़ी है। हमारे विचारणीय दूसरे इतिहासकार हैं आर.एस. शर्मा। भारतीय इतिहास लेखन के अग्रणी मार्क्सवादी इतिहासकार रामशरण शर्मा ने मार्क्सवादी विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रभावी प्रयोग कर प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन में कई मौलिक अवदान दिया है। उनकी विशाल रचना संसार की कुछ कृतियों की हम चर्चा करेंगे जिन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के फलक पर नए प्रतिमान रचे। आर.एस. शर्मा द्वारा लिखित शूद्राज इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में शूद्र, उनकी ऐसी कृति है जिसने भारतीय इतिहास लेखन में हाशिए पर डाल दिए गए समाज के बहुसंख्यक समुदाय शूद्रों को इतिहास अध्ययन के मुख्य पृष्ठ पर प्रतिष्ठित किया। मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोतों पर आधारित यह पुस्तक अत्यंत ही विद्वतापूर्ण तरीके से समाज के निम्न वर्गों के साथ उत्पादन के साधनों और उच्च वर्गों के संबंध को रेखांकित करती है। पुस्तक की अध्ययन अवधि वैदिक काल से गुप्त साम्राज्य के अंत तक है। शर्मा जी के अनुसार शूद्रों के कौशल और वैश्य किसानों द्वारा उत्पादित कृषि अधिशेष ने संयुक्त रूप से प्राचीन भारतीय समाज के विकास के लिए भौतिक आधार भूमि विकसित की, जो इस अर्थ में एक वैश्य शूद्र संगठन था। शर्मा जी ने रेखांकित किया है कि गुप्त काल में शूद्रों को कुछ धार्मिक तथा वैधानिक अधिकार प्राप्त हुए, जिसके फलस्वरूप वे कई अर्थों में वैश्यों के समतुल्य हो गए। आर.एस. शर्मा की दूसरी पुस्तक इंडियन फ्यूडलिज्म भारतीय सामंतवाद की अवधारणा का प्रतिपादन करती है। उनके अनुसार सामंतवाद का राजनीतिक सार तत्व भू राजस्व के आधार पर स्थापित संपूर्ण प्रशासकीय ढांचे के संगठन और भूदासता की संस्था के आर्थिक घटक में निहित था, जिसके अंतर्गत किसान राजा और वास्तविक काश्तकारों के बीच कार्यरत जमींदारों द्वारा अधिकृत भूमि से जुड़े होते थे। शर्मा जी का मानना है कि भारत में यह स्थिति मंदिरों, ब्राह्मणों और विभिन्न अधिकारियों को, राजकीय अधिकारियों को भू अनुदान दिए जाने के कारण उत्पन्न हुई। आर.एस. शर्मा अपनी एक दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक अर्ली मेडिएवल इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर में सामंतवाद के उदय के लिए एकमात्र उत्तरदायी भूमि अनुदान की प्रथा के अपने पूर्व विचार को पूर्व मध्यकाल में संशोधित और परिवर्तित करते हुए लिखते हैं कि असंख्य लड़ाकू राजपूत कुलों और जनजातीय कबीलों ने इस अवधि में न केवल बड़े पैमाने पर युद्ध अभियान किए, बल्कि विभिन्न अंचलों में उपनिवेशन भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप जहाँ एक ओर नई बस्तियाँ बसी, कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, वहीं दूसरी ओर स्थानीय एवं इलाकाई सत्ता केंद्रों का संजाल पूरे देश में फैल गया।
ब्राह्मणीकरण की प्रक्रिया के तहत राजपूत कुलों और जनजातीय सरदारों को क्षत्रिय वर्ण में समायोजित किया गया, वहीं उनके अनुयायियों या जनजातीय समुदायों को शूद्र वर्ण की विभिन्न जातियों में सामंजन हुआ। परिणामतः स्थानीय या इलाकाई राजा क्षेत्रीय शासकों के अधीन सामंत बन गए और सामंतीकरण तथा उपसामंतीकरण की एक तीव्र प्रक्रिया पूर्व मध्यकाल में चली, जिसमें क्षत्रिय कुलों के साथ साथ शूद्र जातीय समुदाय के भी सामंत एवं उपसामंत भारी तादाद में थे। निसंदेह भारतीय सामंतवाद पर इतिहासकारों के मध्य विचार भिन्नता के बावजूद यह आर एस शर्मा की प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली खोज मानी जाती है। अपनी एक अन्य पुस्तक अर्बन डिके में आर एस शर्मा ने 300 ईस्वी के बाद भारतीय नगरों के पतन की बढ़ती प्रक्रिया के साथ सामंतवाद के उदय एवं विकास को रेखांकित किया है। वे पूर्व मध्यकालीन भारत में नगरों के पतन को दर्शाने के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों की एक प्रभावशाली श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार 3री शताब्दी के बाद नगरीय केंद्रों का पतन प्रारंभ हो गया और यह प्रक्रिया गुप्त काल के दौरान भी निरंतर जारी रही। 6ठी शताब्दी के बाद तो पतन के भंवर में मध्य गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण नगर पूरी तरह समा गए। आर एस शर्मा द्वारा वर्णित नगरों के पतन की दीर्घकालिक प्रक्रिया के विवरण का निहितार्थ यही है कि नगरों के पतन के पूरे कालखंड के दौरान विशाल भू अनुदानों के रूप में सामंतीकरण की प्रक्रिया लगातार बढ़ती रही। वैसे तो आर एस शर्मा की अनेक शास्त्रीय रचनाएं हैं और सबों को इस व्याख्यान में समेटना संभव नहीं है, लेकिन उनकी पुस्तक मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशिएंट इंडिया पर चर्चा किए बगैर शर्मा जी के मार्क्सवादी इतिहास लेखन में योगदान की चर्चा अधूरी रह जाएगी। इस पुस्तक की शुरुआत में हमें ऋग्वैदिक काल की पशुचारक अर्थव्यवस्था से उत्तर वैदिक काल की विकसित अर्थव्यवस्था की विस्तृत एवं सूक्ष्म जानकारी मिलती है। इस अर्थ प्रणाली के उत्तरोत्तर तेज विकास के परिणाम स्वरूप बुद्ध काल में उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड के प्रयोग, ढलवा लोहे के उत्पादन, टकसालों में सिक्के की ढलाई और लोहे के फाल वाले हल से धान की खेती ने उत्पादन को दुगुना कर दिया। उनके अनुसार भौतिक उत्पादन में परिवर्तन ने राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों को उत्प्रेरित किया। कृषि उत्पादन के व्यापक अधिशेष ने विशाल ग्रामीण बस्तियों की स्थापना, व्यापार के विकास, धातु मुद्रा के व्यापक चलन, नगरों के उदय और विस्तृत प्रादेशिक राज्यों के उदय का पथ प्रशस्त किया, जिनमें नियमित कराधान प्रणाली, सुसंगठित प्रशासनिक तंत्र एवं अस्थायी सेना, विशाल भू संपदा की उत्पादकता के लिए पारिश्रमिक पाने वाले आश्रितों श्रमिकों की विशाल संख्या की आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप वर्ण व्यवस्था को एक अस्थायी एवं मजबूत भौतिक आधार प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म का उदय भौतिक प्रगति को जारी रखने का एक आध्यात्मिक प्रयास था। वस्तुतः आर एस शर्मा ने प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाकर मार्क्सवादी अध्ययन को लोकप्रिय ही नहीं बनाया, अपितु इसे अत्यंत ही समृद्ध भी किया। अब हम चर्चा करेंगे संक्षेप में रोमिला थापर के इतिहास लेखन की। आर एस शर्मा की तरह रोमिला थापर का समस्त अध्ययन पूरी तरह प्राचीन भारत पर केंद्रित है और मार्क्सवादी इतिहास लेखन में उनका योगदान अप्रतिम है। थापर की पुस्तक फ्रॉम लीनेज टू ए स्टेट ईस्वी पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी में मध्य गंगा घाटी में राज्य निर्माण की प्रक्रिया का गहन विश्लेषण है।
थापर गंगा घाटी में राज संरचना का उदय, कृषि उत्पादन की वंश पद्धति से निजी भूमि संपदा की कृषिक अर्थव्यवस्था एवं लगातार बढ़ते नगरीकरण की दिशा में संक्रमण के रूप में खोज करती हैं। वे ऋग्वैदिक समाज को जनजातीय के बजाय कौलिक मानती हैं, क्योंकि सर्वत्र आर्यजनों के समान पूर्वज और उनसे प्रत्येक आर्यजनों के संबद्ध होने का बाध्यकारी कारक ऋग्वेद में दिखाई पड़ता है। उनके अनुसार कुल पर आधारित समाज मुख्यतः पशुपालक और गतिशील होता है। इसके विपरीत राज्य न तो कौलिक हो सकता है और न ही यायावर। राज्य संरचना के प्रमुख कारक लोहे का प्रयोग, हल से खेती में उन्नति और गृहपतियों या संभ्रांत किसानों के एक वर्ग का उदय होते हैं। राज्य संरचना की ये न्यूनतम कारक उत्तर वैदिक काल में अस्तित्व में आए, जिन्होंने उद्योग, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य को उत्प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप मंडियों, बाजारों एवं नगरों की स्थापना, मुद्रा का प्रयोग और बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। थापर के अनुसार इसी पृष्ठभूमि में कौशल तथा मगध जैसे राज्यों का उदय हुआ, जो पूर्ववर्ती कौलिक प्रणाली पर आधारित कुरुओं एवं पंचालों से पूर्णतः भिन्न थे। रोमिला थापर के उत्कृष्ट इतिहास अध्ययन का आगाज अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज के प्रकाशन के साथ हुआ था। यह पुस्तक अपने सार रूप में सम्राट अशोक के इतिहास की पुनर्व्याख्या है, जिसमें धम्म की उसकी नीति को एक आदर्शवादी शासक की नैतिक चेतना के प्रतीक के रूप में नहीं, अपितु एक राजनीतिक एवं सामाजिक आवश्यकता के रूप में देखा गया है। वस्तुतः अशोक का साम्राज्य इतना विशाल और विविधतापूर्ण था कि साम्राज्यिक प्रभुत्व को अक्षुण्ण रखने के लिए किसी बाध्यकारी नैतिक कारक की आवश्यकता थी, जो अनेक प्रकार के ऐसे निर्जातीय एवं सांस्कृतिक तत्वों को साम्राज्य के घटक के रूप में टिकाए रखने में सहायक हो सके, जो अब तक राज्य के अनुशासन के अनुपालन के अभ्यस्त नहीं हो पाए थे। इसी पृष्ठभूमि में उसने अपनी धम्म की नीति को जारी किया, जो उसके अपने ही मस्तिष्क से उत्पन्न एक नई संकल्पना थी। धम्म उच्च सामाजिक नैतिक आचार और नागरिक दायित्व पर आधारित व्यवहार की संहिता था, जो न्यूनतम सीमा तक सांप्रदायिक था। जहाँ तक मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रश्न है, रोमिला थापर का मानना है अशोक की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने, प्रशासनिक व्यवस्था में ह्रास और प्रांतों के टूटकर अलग होने के कारण मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ। रोमिला थापर की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भाग 1 एक ऐसी पुस्तक है जिसके लेखन का उद्देश्य ऐतिहासिक ज्ञान एवं समझ को लोकप्रिय स्तर पर अधिक व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाना है, किंतु उद्देश्य एवं तेवर की दृष्टि से यह कृति पूर्ववर्ती पाठ्यपुस्तकों से बिल्कुल ही भिन्न है और ईस्वी पूर्व 15वीं सदी से लेकर 16वीं सदी में यूरोपियनों के आगमन तक भारतीय उपमहादेश के 3000 वर्ष के इतिहास से अवगत कराती है। इस पुस्तक में संस्कृति को भौतिक जनजीवन में अंतर्भूत और इससे पल्लवित पुष्पित होता माना गया है। आर्थिक, धार्मिक, कलात्मक और साहित्यिक पक्षों का उनके अंतर संबंधों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन इस पुस्तक में किया गया है। साथ ही थापर ने अपनी इस कृति में राजनीतिक इतिहास के एक व्यापक ढांचे के उद्योग, शिल्प,
व्यापार वाणिज्य, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन और सामुद्रिक गतिविधियों का विशेष अध्ययन किया है। भारतीय समाज के एक संक्षिप्त किंतु व्यवस्थित अध्ययन के रूप में प्रस्तुत पुस्तक उनकी एक विलक्षण कृति है। रोमिला थापर की एक अन्य रचना एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री प्रारंभ से लेकर प्रथम सहस्त्राब्दी के अंत तक प्राचीन भारतीय सामाजिक जीवन के विविध पक्षों का विद्वतापूर्ण मार्क्सवादी अध्ययन है। 13 निबंधों के इस संकलन में हिंदू तथा बौद्ध परंपरा में समाज एवं विधि, सामाजिक प्रतिपाद के रूप में बौद्ध आचार प्रणाली एवं धर्म, अभिजन समूहों की सामाजिक गतिशीलता आदि सामाजिक इतिहास के नए विषयों का अध्ययन किया गया है। वस्तुतः रोमिला थापर का इतिहास अध्ययन विस्तृत एवं व्यापक है और उन्होंने मार्क्सवादी इतिहास लेखन को प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में बहुआयामी बहुविषयक बनाया। चौथे इतिहासकार के रूप में हम चर्चा करेंगे इरफान हबीब साहब की। भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन के ध्वजावाहक अत्यंत ही प्रतिभाशाली प्रभावी इतिहासकार इरफान हबीब का यूँ तो भारतीय इतिहास के सभी कालखंडों एवं व्यापक क्षेत्रों पर गहरी पकड़ है, परंतु आज हम उनके मध्यकालीन भारतीय इतिहास अध्ययन के कुछ पहलुओं की चर्चा करेंगे जो उनका मूल अध्ययन क्षेत्र रहा है। इरफान हबीब ने अपनी पुस्तक इंटरप्रेटिंग इंडियन हिस्ट्री में तुर्क विजय के बाद स्थापित कतिपय सामाजिक संगठनों का विश्लेषण किया है, जिनमें श्रम प्रक्रिया का प्रकार अर्थात दास्ता, कृषि दास्ता अथवा दिहाड़ी पर आधारित श्रम, लगान, मुनाफा आदि के रूप में अधिशेष मूल्य की प्राप्ति और अधिशेष के वितरण की प्रणाली उल्लेखनीय है। इनके विश्लेषण के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मध्यकालीन भारत में श्रम प्रक्रिया विभिन्न चुनौतियों को झेलते हुए मेहनतकश लघु उत्पादकों द्वारा निर्धारित होती थी। इसने ऐसे विशाल नगरीय अर्थव्यवस्था को जन्म दिया जिसके संपोषण के लिए केंद्रीकृत निरंकुश राजसत्ता की आवश्यकता थी और जैसा कि दिल्ली सल्तनत था। उनका निष्कर्ष यह है कि मध्यकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक पृथक संगठन थी और सामंती अर्थव्यवस्था से पूर्णतः भिन्न थी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया इरफान हबीब की सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख रचना है। इस अध्ययन के केंद्र में उनकी यह धारणा है कि मध्यकालीन सामाजिक संगठन का मुख्य अंतर विरोध केंद्रीकृत शासक वर्ग और किसानों के मध्य संबंध में निहित था। यह अंतर विरोध राज्य और जमींदारों के मध्य संबंधों तक विस्तृत था। उनके अनुसार भू राजस्व के अधिक उगाही के दबाव ने देश को विनाश के कागार पर खड़ा कर दिया और किसानों को विद्रोह के लिए बाध्य किया। यही कारण है कि मुगल भारत में किसानों और राजस्व उगाही करने वाले शासक वर्ग के बीच सर्वाधिक भीषण संघर्ष हुए। इरफान हबीब मानते हैं कि धार्मिक प्रतिक्रिया के बजाय आर्थिक निरंकुशता औरंगजेब के विरोध का मुख्य कारण था और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मुगल साम्राज्य ने स्वयं अपनी ही कब्र खोद ली। दरअसल हबीब ने मुगलकालीन भारत को किसानों की दृष्टि से देखने की कोशिश की है। द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया में की है उन्होंने। अपनी एक अन्य रचना कास्ट एंड मनी इन इंडियन सोसाइटी में इरफान हबीब भारतीय इतिहास की व्याख्या जाति की परिघटना के परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयत्न करते हैं। उनके अनुसार
श्रम के एक जड़ीभूत विभाजन के रूप जाति उत्पादन संबंधों के अंश का निर्माण करती है, जिसका लाभ शासक वर्ग को हुआ जो मध्यकाल में कुलीन वर्ग और जमींदार थे। अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में इरफान हबीब ने उन मार्क्सवादी इतिहासकारों की आलोचना की है जो मार्क्स के कठोर काल विभाजन को भारतीय इतिहास पर लागू करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने अध्ययन में मार्क्सवादी भौतिक पैटर्न का प्रतिबद्ध रूप से आंख मूंद कर अनुसरण करते हैं। हबीब ऐसे इतिहासकारों को सचेत करते हुए यह बतलाते हैं कि यह सच नहीं कि मार्क्स ने सभी चिंतनों को भौतिक संसार का प्रतिबिंब माना। वास्तव में मार्क्सवादी इतिहास अध्ययन के पुरोधा इरफान हबीब ने भारत में ऐतिहासिक अध्ययन के क्षितिज को अत्यधिक व्यापक विस्तार प्रदान किया है। अंतिम मार्क्सवादी इतिहासकार बिपिन चंद्र के योगदान की हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। बिपिन चंद्र आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रथम श्रेणी के मार्क्सवादी इतिहासकार हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म में स्वदेशी आंदोलन के रूप के उदय के साथ उच्चतर और भिन्न चरण में इसकी प्रवेश से पूर्व तक के काल के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन की आर्थिक नीतियों की पड़ताल की है। राष्ट्रीय राजनेताओं के आधारभूत पूंजीवादी दृष्टिकोण के प्रति बिपिन चंद्र के मन में कोई भी संदेह नहीं है। उनका निष्कर्ष है कि आर्थिक जीवन के प्रत्येक पक्ष में राष्ट्रवादी नेताओं ने सामान्य तौर पर पूंजीवाद के विकास का और विशेषकर औद्योगिक पूंजीपतियों के हितों का संपोषण किया। अपनी एक परवर्ती रचना नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन इंडिया में उन्होंने इस बात को और भी स्पष्ट किया है और वे उल्लेख करते हैं कि भारतीय स्वतंत्र पूंजीपति वर्ग ने ब्रिटिश या अन्य किसी विदेशी पूंजीवाद के साथ साझा संबंध नहीं बनाया और यह भारत में ब्रिटिश शासन का कभी सहयोग नहीं रहा। यह हकीकत है कि भारतीय पूंजीपति वर्ग और भारतीय अभिजन वर्ग के बीच एक संशय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सदैव बना रहा था। अपने द्वारा संपादित पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में बिपिन चंद्र ने लिखा है कि साम्राज्यवादी चिंतन संप्रदाय के विपरीत मार्क्सवादी इतिहासकार स्पष्ट तौर पर प्राथमिक अंतर्विरोधों तथा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को एक साथ जोड़कर देखते हैं और राष्ट्रवादियों के विपरीत उन्होंने भारतीय समाज के अंदरूनी विरोधाभासों पर भी पूरी तरह ध्यान दिया। बिपिन चंद्र का स्पष्ट विचार है कि भारत का मुक्ति संग्राम मूलतः भारतीय जनता और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के हितों के बीच आधारभूत अंतर्विरोधों का परिणाम था, किंतु इसके साथ ही जाति, वर्ग, क्षेत्र और संप्रदाय के रूप में भारतीय समाज के भीतरी अंतर्विरोधों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। नज़रअंदाज करने का एक नतीजा भारत विभाजन के रूप में हुआ। फिर बिपिन चंद्र का अन्य मार्क्सवादी इतिहासकारों की भांति यह विश्वास था कि भारतीय राष्ट्रवाद के अनेक स्वर थे, जिसे शेखर बंदोपाध्याय ने भारतीय राष्ट्र के अनेक स्वर की संज्ञा प्रदान की है, जिन्हें हम श्रमिकों, किसानों, नारियों, गैर ब्राह्मणों और दलितों के संघर्षों एवं प्रतिरोधों के स्वरों में देख सकते हैं, जो भारतीय मध्यम एवं पूंजीपति वर्ग के वन नेशन वन वॉइस के नारे का खोखलापन सिद्ध करते हैं। वास्तव में बिपिन चंद्र ने आधुनिक भारतीय इतिहास अध्ययन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण को एक व्यापक फलक ही प्रदान नहीं किया, बल्कि इसे बिल्कुल ही एक यथार्थवादी रूप प्रदान किया।
आज के व्याख्यान के अंत में कुछ उन बिंदुओं की चर्चा करना चाहूँगा जो भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन के इन शीर्षस्थ इतिहासकारों के कुछ प्रमुख अध्ययनों के संक्षिप्त सर्वेक्षण से उभरकर सामने आए हैं। पहली बात तो यह है कि मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इतिहास अध्ययन क्षेत्र को अत्यंत ही व्यापक एवं विस्तृत बनाया है। उन्होंने इतिहास के अध्ययन क्षेत्र को राज्य से समाज तक और सैन्य अभियानों, राजनयिकों एवं अभिजन वर्ग से जनजीवन तथा जनसाधारण तक विस्तार दिया है। जाहिर है कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने अभिजनवादी इतिहास को जन इतिहास में परिणत करने की भरपूर कोशिश की है। इतिहास के पन्नों में हाशिए पर पड़े जनसाधारण समुदायों के इतिहास के मुख्य पृष्ठ पर प्रतिष्ठित कर मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने इतिहास को सही अर्थों में समग्र अर्थात टोटल हिस्ट्री बनाया है। आर.एस. शर्मा की पुस्तक सुदराज इन एंशिएंट इंडिया और इरफान हबीब की द अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया इस तथ्य के अन्यतम उदाहरण हैं। मार्क्सवादियों ने सामाजिक और आर्थिक इतिहास लेखन को लोकप्रिय बनाकर राजनीतिक इतिहास को पृष्ठभूमि में डाल दिया। मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिक एवं वस्तुपरक बनाने में महत्व योगदान दिया है। अब केवल साहित्यिक और सहायक स्रोतों के आधार पर इतिहास लेखन बीते जमाने की बात हो गई है। इतिहास के भौतिकवादी अभिमुखन के कारण मार्क्सवादी इतिहास लेखन में मुख्यतः प्राथमिक स्रोतों का प्रयोग होता है। यह इतिहास लेखन बहु अनुशासनात्मक पद्धति में विश्वास करता है। पुरातत्व शास्त्र, भाषा शास्त्र, समाजशास्त्र, नृतत्व शास्त्र, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी आदि की अध्ययन पद्धतियों और उनके विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किए आंकड़ों का ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के लिए व्यापक प्रयोग मार्क्सवादी इतिहास अध्ययन को वैज्ञानिक बनाता है। उत्पादन की भौतिक शक्तियों की खोज मार्क्सवादी इतिहास लेखन में केंद्रीय महत्व रखती है। वस्तुतः भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन एक प्रगतिशील, वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन पद्धति है जो आज के भारतीय अकादमिक क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान यह है कि भारतीय इतिहास लेखन के मार्क्सवादी मॉडल ने एक मायने में इतिहास के स्वरूप को भी व्यापक तौर पर प्रभावित किया है और अब इतिहास कथात्मक एवं वर्णनात्मक कम व्याख्यात्मक, विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अधिक हो गया है। इन योगदानों के कारण ही मार्क्सवादी इतिहास पद्धति समग्र रूप में ऐतिहासिक आलोचनात्मक पद्धति कहलाती है। इतिहास अध्ययन के इस क्षेत्र इसका कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यूँ कहा जाए कि ज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान की सर्वमान्य आलोचनात्मक पद्धति मार्क्सवादी इतिहास अध्ययन की सबसे बड़ी देन है। अंत में एक बार पुनः मैं लौटना चाहूँगा मार्क्सवादी इतिहास लेखन के उस देन की चर्चा करना चाहूँगा जिसकी भित्ति पर आज हमारा राष्ट्र खड़ा है। डी.डी. कौशाम्बी से लेकर बिपिन चंद्रा ने सबों ने एक खास चीज़ को रेखांकित किया है और वह खास चीज़ यह है कि इतिहास में, भारतीय इतिहास में परिवर्तन और विकास तथा गति की निरंतरता बनी रही है। चाहे वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल का संक्रमण हो, चाहे प्राचीन काल से पूर्व मध्यकाल का संक्रमण हो या पूर्व मध्यकाल से
मध्यकाल में भारतीय इतिहास का संक्रमण हो। हर अवस्था विकास को, परिवर्तन को द्योतित करती है। फिर प्राचीन काल में भी परिवर्तन लगातार देखे गए, जैसा कि अर्बन डिके में आर एस शर्मा ने दर्शाने की कोशिश की है। तो यह हमारे इतिहास की खासियत है कि उतार चढ़ावों के दौर से गुजरते हुए भारतीय संस्कृति में संश्लेषण, समन्वय होता रहा है। भारत की धरती पर अनेक जातियां बाहरी या आंतरिक आती रही हैं। भारतीय मुख्य समाज के साथ उनका संश्लेषण होता रहा है। जन से जाति तक, लीनेज से एक समाज निर्माण तक, कौलिक व्यवस्था से लेकर जनजातीय अवस्था तक, हर अवस्था में हम यह देखते हैं कि संश्लेषण हमारी मुख्य विशेषता है। कहीं कहीं आर एस शर्मा ने मध्य गंगा घाटी में राज्य की उत्पत्ति और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में यह स्पष्ट किया है। साक्ष्यों के साथ, पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ उन्होंने दर्शाने की चेष्टा की है कि आर्य प्रसार के एक समय विभिन्न भारतीय क्षेत्रों में, गंगा घाटी के विभिन्न इलाकों में बसे हुए स्थानीय आर्येतर जातियों के साथ आर्य प्रवासियों का, आर्य प्रसारवादियों का सांस्कृतिक संलयन हुआ और संलयन के परिणाम स्वरूप प्राकृत भाषा और एक ऐसे वर्ण पर आधारित सामाजिक संरचना का विकास संभव हो सका जिसमें कि मुख्य भूमिका थी आर्य और आर्येतर जातियों के संश्लेषण की। या फिर हम पूर्व मध्यकाल में यह पाते हैं कि कैसे विभिन्न जनजातीय जत्थे, राजपूत कुल भारत के विभिन्न हिस्सों में एक हिस्सा से दूसरे हिस्से तक युद्ध अभियान करते रहे, लूटपाट करते रहे, राज्यों की स्थापना भी करते रहे और फिर उन्हीं बड़े बड़े अभियानों के दौरान उन्हीं सेना के कुछ जत्थों के द्वारा, उन्हीं के कुछ अंशों के द्वारा विभिन्न ऐसे इलाकों में जहाँ की खेती की संभावना थी, जहाँ की जिस इलाके को आबाद करने की संभावना थी, ऐसे इलाकों में जाकर बसे। इनका ब्राह्मणीकरण किया गया। भक्ति आंदोलन और हिंदू धर्मशास्त्रों के आधार पर सामाजिक समरसता कायम की गई और ऐसे में हम यह पाते हैं कि शुद्ध वर्ण का उत्कर्ष हुआ पूर्व मध्यकाल में, जो सामंतों के रूप में भी थे, जिसकी चर्चा हमने आज के व्याख्यान में भी की है। तो यह संश्लेषण था, एक सामाजिक समन्वय था, सांस्कृतिक संलयन था, जिसके परिणाम स्वरूप एक विशिष्ट भारतीय संस्कृति का विकास होता रहा। तो यह मार्क्सवादी इतिहास अध्ययन है जो हमें बतलाता है कि किस प्रकार आज हम जिस पर गर्व करते हैं, अनेकता में एकता की अनेक बहुरंगी रही है यहाँ की संस्कृति। आत्मसातीकरण, संश्लेषण, संलयन इस संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। विभिन्न जातियों का एक दूसरे के साथ सम्मिलन होता रहा है, समाज बनता रहा है, संस्कृति का विकास होता रहा है, उसमें गति बनी रही है। तो भारतीय इतिहास कभी गतिहीन नहीं था। इसको तथ्यों के आधार पर, इसको वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर कि भारतीय समाज हमेशा गतिशील बना रहा था। भारतीय समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन होते रहे थे और इस परिवर्तन की जो प्रक्रिया थी वह संश्लेषणात्मक प्रक्रिया थी, संलयात्मक प्रक्रिया थी, समन्वयात्मक प्रक्रिया थी और इस प्रक्रिया से मध्यकाल भी महरूम नहीं था, वंचित नहीं था। मध्यकाल में भी यह संश्लेषण की प्रक्रिया जारी रही थी। इसको बखूबी मार्क्सवादी इतिहास लेखन स्थापित करता है। तो आज के दिन में हम यह कह सकते हैं कि यह इतिहास सिद्ध है। जिस प्रकार से आज जिस राष्ट्रवाद की बात की जाती है आए दिन और जिसकी चर्चाएं होती हैं और जिसको धर्म और पंथ के आधार पर समझाने की, समझने की चेष्टा की जाती है, धर्मशास्त्रों और पुराणों से को इतिहास का मुख्य आधार बनाया जा रहा है, ऐसे में हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज भारत राष्ट्र यदि टिका हुआ है, यदि भारत राष्ट्र की एकता है, अखंडता है, तो उस मार्क्सवादी ऐतिहासिक अध्ययन का परिणाम है जो भारतीय संस्कृति को संश्लेषणात्मक, समन्वयात्मक
और एक साझा स्वरूप प्रदान करता है, जिसमें भारत में रहने वाले प्रत्येक धर्म, प्रत्येक भाषा भाषी, प्रत्येक जाति, प्रत्येक इलाके का योगदान रहा है। और इस स्तर में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो एक चुनौती पेश की जा रही है, वह चुनौती नहीं है, हमारे समक्ष वह कोई भी चुनौती नहीं है। वह अपने आप या सत्ता के संरक्षण में जो कुछ भी किया जा रहा है, उसका हमारा प्रत्युत्तर साफ है, स्पष्ट है। और यही भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारतीय राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषता को रेखांकित ऐतिहासिक आधार पर। तो निश्चित रूप से यदि राष्ट्र की हम परिभाषा करते हैं और हम यह कहते हैं कि राष्ट्र का मतलब होता है कि जब किसी समुदाय का साझा इतिहास, साझी संस्कृति और साझी आर्थिक नियति होती है, तो वह समाज, समुदाय राष्ट्र होता है। तो इस साझी संस्कृति, साझा इतिहास और साझी आर्थिक नियति को मार्क्सवादी इतिहास लेखन ने ऐतिहासिक आधार पर, ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर सिद्ध करने की चेष्टा की है, जो सबसे बड़ा योगदान है भारत के लिए, भारतीय राष्ट्र के लिए, भारत में रहने वाले लोगों के लिए, जो हमें एक साथ एकजुट होकर राष्ट्र को विकसित करने के लिए अभिप्रेरित करता है। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार यह दोहरा दूं कि जो यह श्रृंखला हमारा था, वह श्रृंखला व्याख्यान की श्रृंखला इतिहास लेखन पर केंद्रित था। और इसका हम समापन करते हैं कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी, या फिर अब तक जो हमने कहा है इसको कुछ लिपिबद्ध भी हमें करना है, तो उस व्यस्तता के कारण और कुछ अन्य व्यस्तताओं के कारण अब कुछ दिन हम आपसे अलग होते हैं। हम फिर मिलेंगे बहुत थोड़े ही समय के बाद, लेकिन अभी लगातार फिलहाल नहीं। तो आपसे हम विदा लेते हुए पुनः आप सबों को आभार व्यक्त करता हूँ कि जुलाई के अंतिम सप्ताह से ही लगातार आप हमको सुनते रहे हैं। आपको हमने कष्ट भी दिया और आपसे अपने विचारों के शेयर करने के क्रम में हमने अपने आप को भी समृद्ध किया है। तो यह हमारे लिए आपने जो सहयोग दिया है सुनकर हमारे व्याख्यानों को, वह हमारे लिए एक पाथेय है और उसे हम याद रखेंगे और उसका हमें निश्चित रूप से हमें काफ़ी लाभ मिला है। फिर हम मिलेंगे, लेकिन कुछ एक थोड़े से लंबे अंतराल के बाद हम मिलेंगे, एक आध महीना के बाद हम मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।